टॉपिक हमारे पास आता है डिसीज एजेंट। डिसीज एजेंट, तो डिसीज एजेंट क्या होता है? डिसीज एजेंट इज अ सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग, डिपेंड करता है लिविंग है नॉन लिविंग है। ठीक है, लिविंग में कैसे कि अगर कोई वायरस है, एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसे लिविंग में आ गया एजेंट कौन है, जैसे मलेरिया में मस्कीटो होता है। ठीक है, तो वो हमारा एक एजेंट है, उसने हमें मलेरिया कॉज करा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस हमें कहाँ से मिला? हमने कोई फॉर सपोज कोई सरफेस को टच किया जहाँ पर पहले ही वायरस था, तो इस केस में जो मलेरिया कर रहा है वो मस्कीटो लिविंग है और जो सरफेस है वो नॉन लिविंग। तो डिसीज एजेंट कोई भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। और अ फोर्स टेंजिबल और इंटेंजिबल, द एक्सेसिव प्रेजेंस और रिलेटिव लैक ऑफ विच इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द पार्शियल डिसीज, पर्टिकुलर डिसीज, सॉरी। तो इन्होंने क्या बोला है कि लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है और कोई फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेसिव प्रेजेंस, या तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है या उसकी कमी है, तो जिसकी वजह से हमको डिसीज हो जाती है। ठीक है, सिंपली आपको कुछ इतना मुश्किल लग रहा है तो कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है वो डिसीज एजेंट क्या होता है? कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग सरफेस है जिसकी वजह से आपको कोई पर्टिकुलर डिसीज होती है, उसको हम बोलते हैं डिसीज एजेंट। ठीक है, अब बात करें द डिसीज एजेंट्स आर क्लासिफाइड एज, अब इनकी क्लासिफिकेशन दी है हमारे पास। सबसे पहला आता है हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट, नाम से पता लग रहा है लिविंग होंगे बायोलॉजिकल एजेंट्स। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग कौन कौन आता है इसमें? बैक्टीरिया आता है, वायरसेस आते हैं, फंजाई आती है, प्रोटोजोआ आते हैं, तो ये हमारे लिविंग हैं जो कि डिसीज को करते हैं। कोरोना वायरस भी हमारा बायोलॉजिकल एजेंट है। ठीक है जी, उसके बाद है न्यूट्रिएंट एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट की बात करें, दीज इंक्लूड प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। अब न्यूट्रिएंट एजेंट्स में क्या होता है? न्यूट्रिएंट में जो जो हमारी खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हमें पीईएम हो जाएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये भी हमारी डिसीज़ है। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स का हुआ तो बॉडी में वीकनेस आ जाएगी हमको, ये भी डिसीज़ हो गई। वाइटामिन हो गया, वाइटामिन की कमी, जैसे वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। मिनरल्स की कमी हो गई तो कुछ हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी तो कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमें न्यूट्रिएंट एजेंट्स भी हैं जो कि हमारी बॉडी के डिसीज मतलब बॉडी में डिसीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, फिजिकल एजेंट्स की बात करें, अगर हम फिजिकल एजेंट्स में आ जाएगा हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, साउंड। इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपको करंट लग गया, ठीक है। हीट अगर आपको हीट स्ट्रोक हो गया, ठीक है। कोल्ड अगर आपको फ्रॉस्ट बाइट हो गई, तो ये सारी डिसीजेज हैं जो कि कॉज होती हैं बाय फिजिकल एजेंट्स। ठीक है, फिर आता है केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में हमारे पास आता है एंडोजीनस आता है और एक्सोजीनस आता है। एंडोजीनस में क्या एग्जांपल दिया उन्होंने, जैसे कि जो अंदर रहती हैं चीज़ें, एंडो मतलब जो अंदर रहती है, हमारे अंदर रहती है जो चीज़ें, ठीक है। तो ये एंडोजीनस में कौन कौन हो गया? यूरिया हो गया, बिलीरुबिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो जैसे बिलीरुबिन बढ़ गया तो जॉन्डिस हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ गया तो कोई और बीमारी लग गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हमें हार्ट फेलियर या हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। तो ये हमारे कुछ केमिकल एजेंट्स हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो डिसीज करते हैं। फिर आता है हमारे पास एक्सोजीनस। एक्सोजीनस क्या होता है? एक्सोजीनस वो होते हैं जैसे कि बाहर, जो है बाहर, ठीक है। बाहर मतलब हो गया जो हमारे आउटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कि पॉलन्स हो गए, फ्यूम्स हो गई, गैसेस हो गई, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इनसे भी हमें काफ़ी तरह की बीमारियां लग सकती हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मैकेनिकल एजेंट्स। मैकेनिकल एजेंट्स में आ गया वाइब्रेशन, क्रॉनिक फ्रिक्शन, एक्सीडेंट्स वगैरह भी हमारे इसी में ही आते हैं, ठीक है। और अदर मैकेनिकल फोर्सेस दैट लीड टू ट्रॉमा, कोई हाई प्रेशर फोर्स लगा रहा है हम पे, तो ये सारे कौन से हो जाएंगे? मैकेनिकल एजेंट्स। फिर है एब्सेंस और इनसफिशिएंसी और एक्सेस फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हेल्थ मे बी कॉज ऑफ डिसीज लाइक हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। अब कुछ बॉडी में हार्मोन ज़्यादा हो जाए, जैसे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी में तो हमें गिगैंटिज्म हो जाता है, ठीक है। और अगर वो कम रह गया ग्रोथ हार्मोन तो हमें ड्वार्फिज्म हो जाता है, छोटी रह जाती है हाइट, ठीक है। तो यही होता है हमारे पास कि अगर कोई एब्सेंस है या इनसफिशिएंसी है, कुछ कमी वगैरह रहती है या काफ़ी ज़्यादा है, अगर जो भी चीज़ें हमारे डिसीज़ कॉज करती हैं, जैसे कि हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गए बॉडी में, तो ये भी हमारे डिसीज़ के लिए एजेंट बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सोशल एजेंट। सोशल एजेंट में आता है पॉवर्टी, स्मोकिंग, एल्कोहल, ओके, स्मोकिंग, एल्कोहल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। अब क्या है, कोई गरीब है,
और वो अच्छा सा नहीं खा पा रहा, ठीक है, उसको मतलब क्लीन डाइट नहीं मिल रही है, वो कुछ भी उठा के खा पी रहा है, तो वो भी कुछ उसे डिसीज़ कॉज करेगा। अगर वो नहीं खा रहा है, वो भी उसको डिसीज़ कॉज करेगा। आपके पास पैसा है, आप अच्छा फूड अफोर्ड कर सकते हो, तो आप डिसीज़ से बचे हुए हो। लेकिन कुछ होते हैं कि वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी एक बीमारी का घर है। स्मोकिंग, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, ये आपका अपना लाइफस्टाइल हैबिट है, ये कोई आपको मतलब कंपलसरी नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट है। स्मोकिंग भी लंग कैंसर करता है, अल्कोहल भी लिवर फेलियर करता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सीडेंट्री, बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो भी डिसीज़ कॉज करता है। तो ये हमारे कुछ एजेंट्स हैं डिसीज़ के, जो कि हमको डिसीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कंसेप्ट्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, कि कैसे हम डिसीज़ से बच सकते हैं, क्या कंसेप्ट है। तो जो कंसेप्ट है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ का, उसमें 3 लेवल आता है। कौन कौन सा आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये 3 लेवल होते हैं। अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ डिफ़ाइन करूँ तो ये होगा प्राइमरी। डिसीज़ होने से पहले आप जो प्रिकॉशंस लेते हो बचाने के लिए, जैसे कि अगर आप लंग कैंसर से बचना चाहते हो, आप स्मोकिंग नहीं करते हो, ठीक है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हो, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हो, ठीक है, आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएंगी, क्योंकि आप ये डिसीज़ से बचने के लिए कर रहे हो। सेकेंडरी में आ जाता है, सिंपल वे में बता रही हूँ, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको। सेकेंडरी में आ जाता है वो कि डिसीज़ हो गई है, लेकिन अभी शुरू हुई है, अर्ली स्टेजेस पर ही है, तो जो आप उसका ट्रीटमेंट करोगे वो हमारा सेकेंडरी में आता है। फिर टर्शरी में क्या आता है कि डिसीज़ एक्सेस लेवल पे, मतलब लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है, अब रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे कि कैंसर की लास्ट स्टेज आ जाती है, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, टर्मिनेटिंग इलनेस है, तो वो हमारी टर्शरी में आ जाती है, ठीक है। तो सिंपल ही है, डिसीज़ होने से पहले जो कर रहे हो वो प्राइमरी, डिसीज होने के बाद जो स्टार्टिंग में कर रहे हो और उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो वो आ गया सेकेंडरी, और जो बिल्कुल वो एंड स्टेज पर पहुंच गई तब कर रहे हो वो टर्शरी हो गया। तो अब बात करें प्राइमरी प्रिवेंशन की। प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज। अभी डिसीज हुई नहीं है, आप उससे पहले ही एक्शन ले रहे हो, बता चुकी हूँ आपको, विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट डिसीज विल एवर अकर। अब क्या है, अगर आप लंग कैंसर से बचना चाहते हो, आप स्मोकिंग नहीं करते हो, आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हो, तो आप पॉसिबिलिटी ही खत्म कर रहे हो कि आपको कभी फ्यूचर में लंग कैंसर होगा, है ना। तो यही होता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, वो एक्शन जो कि आप प्रायर ले रहे हो डिसीज़ होने से पहले, उसके चांस ही ख़त्म करने के लिए कि कभी हो ही ना, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी प्रिवेंशन इज एक्सरसाइज टू प्रमोट जनरल हेल्थ एंड वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो प्राइमरी प्रिवेंशन आप जनरल हेल्थ के लिए भी ले सकते हो, अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए और अपने वेलबींग को अच्छा करने के लिए और अपनी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। The concept of primary prevention is now being applied to the prevention of the chronic disease like hypertension and cancer. Hypertension और कैंसर से बचना है, वही है फैट्स कम लो, फ्राइड फूड मत खाओ, तो ये पहले से ही स्टार्ट करना पड़ता है अगर आपको डिसीज से बचना है तो, ठीक है जी। प्राइमरी प्रिवेंशन इज द सेफेस्ट एंड लो कॉस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। सबसे सेफ तरीका, कोई दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती है इसके लिए, और लो कॉस्ट है। कौन सा पैसा लग रहा है आपका, पैसे बच ही रहे हैं अगर आप फ्राइड फूड नहीं खा रहे हो, जंक फूड नहीं खा रहे हो, स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज एक्शन विच आर टेकन टू द हाफ द प्रोग्रेस ऑफ अ डिसीज एट इट्स अर्ली स्टेज। अभी डिसीज हुई है, अर्ली स्टेज पर है और आपको उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है कि वो आगे ना बढ़े, तो जो एक्शंस आप तब उसको रोकने के लिए लेते हो वो कौन से हो गए, हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशंस, ठीक है जी। सेकेंडरी प्रिवेंशन अरेस्ट द डिसीज प्रोसेस बाय अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आपने फटाफट उसको देखवाया कि डायग्नोस करवाया कि हाँ मुझे ये बीमारी है, और आपने उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया, तो आपकी डिसीज़ वहीं पर अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो हो गया रुक जाएगी मतलब, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़। ये भी हमारा एक बहुत अच्छा तरीका है कंट्रोल करने का ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़। जैसे कि अगर फॉर सपोज आपको डायबिटीज़ से बचना है, ठीक है, तो आप पहले ही उसकी प्रिवेंशन ले रहे हो, आप पहले ही देख रहे हो क्योंकि वो हेरिडिटरी है, वो आगे ट्रांसमिट होगी, ठीक है। और पर्सन टू पर्सन फॉर सपोज कोरोना वायरस है, तो आप खुद ही अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करके रख रहे हो ताकि औरों को ना फैले। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टूल आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में।
ठीक है। द हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट आर यूजली एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। जो गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं वो कौन से लेवल के होते हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशन। लोगों को सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोवाइड करनी होती है, उनका मेन टारगेट ये होता है। ठीक है। इट इज़ ऑफन मोर एक्सपेंसिव, उससे तो थोड़ी एक्सपेंसिव है और लेस इफेक्टिव है। आप गारंटी थोड़ी है कि हर बीमारी से आप ठीक हो जाओगे, है ना? तो वही है, उससे महंगी भी है प्राइमरी प्रिवेंशन से और लेस इफेक्टिव भी है। तो ये था हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब बात करें हम टर्शरी प्रिवेंशन की, तो टर्शरी प्रिवेंशन में क्या कहा गया है कि ऑल मेजर्स, जो आप काम कर रहे हो, अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज, मिनिमाइज द सफरिंग कॉज्ड बाय एग्जिस्टिंग डिपार्चर्स फ्रॉम गुड हेल्थ एंड टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट टू इररेमेडिएबल कंडीशन। क्या बोला गया है कि ऑल मेजर्स, वो सारे काम आप करोगे रिड्यूस करने के लिए और लिमिट करने के लिए। रिड्यूस मतलब कम करने के लिए या रोकने के लिए जो भी आपको इम्पेयरमेंट्स या डिसेबिलिटीज़ हो रही हैं उस चीज़ से, और अपनी सफरिंग को कम करने के लिए। जैसे कि अब पता ही है कैंसर है किसी पेशेंट को, लेकिन उसको पेन हो रही है, तो आप पेन किलर्स दोगे उसको, तो वही है, मिनिमाइज सफरिंग कर रहे हो आप उसकी। ठीक है। कॉज्ड बाय एक्सिस्टिंग डिपार्चर फ्रॉम गुड हेल्थ, अब आपकी अच्छी हेल्थ तो जा चुकी है, अब क्या हो रहा है? टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट टू इररेमेडिएबल कंडीशन। इररेमेडिएबल कंडीशन मतलब होता है कि जो अब ठीक नहीं हो सकती। ठीक है। अब उसको एडजस्ट करने के लिए आप उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे, आप उसे सहानुभूता दोगे कि कुछ नहीं होता, सब ठीक होगा, भगवान पे विश्वास रखो। ठीक है, अब हो गया है तो अब इतना मत सोचो, अब आगे का अपना लाइफ जितना रहता है उतना जियो। तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी? टर्शरी प्रिवेंशन में आ जाएंगी। ठीक है। टर्शरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट। टर्शरी प्रिवेंशन में कहता है डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, ताकि आगे पर्सन को और कोई डिसेबिलिटी ना हो, और रिहैबिलिटेशन करेंगे पेशेंट की। जैसे कि अगर कुछ जैसे कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको भी हम रिहैब सेंटर में डालते हैं, ताकि उनको हम अच्छी चीज़ें सिखा सकें, उनको प्रोडक्टिव बना सकें। ठीक है। तो अब इंटरवेंशन है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक, इंटरवेंशन होता क्या है? एनी मेजर टेकन टू इंटरवीन और इंटरप्ट द नेचुरल सीक्वेंस ऑफ द डिसीज इज टर्म्ड एज इंटरवेंशन। अब क्या है? नॉर्मली डिसीज हो रही है, जैसे पहले दिन x लेवल पे थी, दूसरे दिन 2x लेवल पे होगी, तीसरे दिन 3x लेवल पे होगी। आप इनको 1x से 2x होने के लिए रोकने के लिए जो चीज़ें करोगे उनको बोलते हैं इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन होता है सिंपली आप पेशेंट्स को जो आप चीज़ें करोगे वो इंटरवेंशंस में ही इंक्लूड होती है। ठीक है। इंटरवेंशन इंक्लूड क्या क्या आता है इसमें? ट्रीटमेंट, पेशेंट का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसको हेल्प कर रहे हो, उसको सोशली सपोर्ट कर रहे हो। तो ये सारा काम किस में आ जाता है? हमारा इंटरवेंशंस के अंडर आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है द मोड्स ऑफ इंटरवेंशन आ रहा है। अब कैसे कैसे कर सकते हो आप? सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन। क्या है? हेल्थ प्रमोशन। Health promotion is intended to strengthen host by improving the general health and quality of life of individual and communities. तो हेल्थ को हम कैसे प्रमोट? हेल्थ प्रमोशन का मेन काम क्या होता है कि होस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसकी इम्प्रूव करना हेल्थ को। हेल्थ प्रमोशन है ना, हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो आप, अच्छा कर रहे हो, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना। किसको? इंडिविजुअल को भी। अगर इंडिविजुअल्स ठीक रहे तो कम्युनिटी भी ठीक रहेगी, है ना। द इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस फॉर हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन के लिए आप क्या क्या इंटरवेंशन ले सकते हो? उसको हेल्थ एजुकेशन, उसको चीज़ें सिखाओ कि हाथ धो, ठीक है, हाथ धो के खाना खाओ और मास्क पहनो, बहुत सारी चीज़ें आप सिखा सकते हो उनको। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन करने को बोल सकते हो, पानी मत जमा होने दो, अपने आसपास साफ सफाई रखो। तो ये सारे इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस आ गए। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन बोल सकते हो, न्यूट्रिशन में आप उसको बोलो हरी सब्जियां खाओ, ठीक है, प्रोटीन के लिए अंडे खाओ। तो ये सारी चीज़ें आ गई। लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस, आप उसको बोलो बैठो मत, डेली एक्सरसाइज किया करो, ठीक है, स्मोकिंग मत करो, अल्कोहल मत पियो। तो ये सारे हमारे हेल्थ प्रमोशन में आ जाते हैं। ठीक है। हेल्थ प्रमोशन के बाद आती है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये तो आप जनरल लेवल पे कर रहे हो, ये तो आप किसी भी पेशेंट को बोल सकते हो। आप कैंसर वाले पेशेंट को भी बोल सकते हो, ठीक है, या आप डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी बोल सकते हो, या आप हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को भी, किसी को भी बोल सकते हो आप। हर डिसीज़ बचाने के लिए है, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है। बट अब आ जाती है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक में आ जाता है इट इंक्लूड स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। ठीक है। तो क्या होता है इसमें? जैसे कि हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बचाने के लिए हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवाते हो, ठीक है। यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, ब्लाइंडनेस दूर करने के लिए विटामिन ए खाते हो, ठीक है। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से प्रिवेंट होते हो, तो ये होगी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में।
फिर आता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मतलब अर्ली डिटेक्ट कर लो आप डिसीज़ को, और ट्रीटमेंट उसका जल्दी जल्दी, ये ना बात को टालते जाओ, आपको पता है आपके साथ हो रहा है कुछ, बुखार चढ़ रहा है, ठीक है, ये नहीं है आप टालते जाओ, उसको जल्दी से जल्दी दिखाओ, चेक करवाओ और उसका ट्रीटमेंट लो, वरना आगे पता नहीं क्या निकलेगा, ठीक है। फिर आता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। अब डिसेबिलिटी लिमिटेशन कैसे करेंगे हम? द ऑब्जेक्टिव एट दिस लेवल इज टू कंट्रोल द डिसीज प्रोसेस बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टू लिमिट द डिसेबिलिटी एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशन। इसका मेन इस पॉइंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लिमिट करना डिसेबिलिटी को। डिसेबिलिटी क्या होती है? जैसे कि कोई डिसीज़ है, कोई डिसीज़ हुई, उससे हमारा चलना फिरना बंद हो गया, हमें इम्पेयरमेंट हो गई, उससे हमें डिसेबिलिटी होगी और हैंस वो हमें हैंडीकैप बना देगा। तो ये डिसेबिलिटी ना होने देने के लिए यहीं तक ही रोका जाए और यहाँ से रिवर्स भेजा जाए, तो वो होती है डिसेबिलिटी लिमिटेशन, ठीक है जी। फिर आता है लास्ट हमारे पास रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन ओके, रिहैब सेंटर्स भी बोलते हैं इनको। इट इज़ डिफाइंड एज द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, social, educational and vocational measures for training and retraining the individual to the highest possible level of functionability। क्या होता है? जैसे कि कोई जेल से छूटा है, उसको रिहैब सेंटर में डालते हैं पहले। कोई ड्रग एडिक्ट है, उसको रिहैब सेंटर में डालते हैं पहले। क्यों? कि इसमें क्या होता है, हम उसे मेडिकली भी ट्रीट कर रहे हैं, उसको सोशली भी बता रहे हैं, उसे एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसको वोकेशनल, ताकि आगे जाके वो जॉब कर सके, ठीक है। जैसे कोई कैंसर से अब निकला है पेशेंट और ठीक होके, तो अब उसको लगेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उसके पास। जैसे कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो और डिप्रेस हो जाएगा, तो हमें उसको वोकेशनल मेजर्स भी प्रोवाइड करनी है ताकि वो जॉब भी लग सके, अपने आप को अर्न कर सकते और अपने आप को प्रोडक्टिव बना सके, ठीक है। और उसको कहाँ तक करना है? हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनेबिलिटी, जितना उससे हम करवा सकते हैं उतना हम करवाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ रिहैब में आ जाता है, मेडिकल रिहैबिलिटेशन में आ गया रिस्टोरेशन ऑफ द फंक्शन। वही कि जैसे कि अगर ड्रग एडिक्ट है तो उसको मेडिकली हम उसको फ्लूट्स चढ़ा रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं ताकि वो उसका जो फंक्शन है दोबारा से रिस्टोर हो जाए, ठीक है। वोकेशनल में आ गया रेस्टोरेशन ऑफ द कैपेसिटी टू अर्न अ लाइवलीहुड। अगर उसे अपना पैसा कमाना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके लिए हम उसे वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है हमारे पास सोशल। सोशल में क्या होता है? रेस्टोरेशन ऑफ द फैमिली एंड सोशल रिलेशन। अब फैमिली ना बोले, अपने जाके फ्रेंड्स ना बोलें, तो कैसे उससे डील करना है, कैसे रिस्टोर करने हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने हैं, वो भी सिखाया जाता है। फिर आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में रेस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी, खुद की इज्जत उसमें बढ़ाते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं ताकि बाहर जाके कल को वो ये ना सोचे कि मैं ड्रग एडिक्ट था यार, मैं ये था, मैं वो था, तो उसको ये भी हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा रिहैबिलिटेशन। सो हमारा फर्स्ट यूनिट इसका कंप्लीट है, एंड होप यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज़ हेल्थ एंड व्हाट आर इट्स कंसेप्ट एज वेल, एंड होप you'll understand, and thanks for watching। अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपको स्टडी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकंड ईयर का कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एंड कंप्लीट ई बुक PDF अवेलेबल है। इसी के साथ साथ लाइव चैट एंड एग्जाम के टाइम पे अलग से आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉल करें।